हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग जेईई मेंस 2020 के लिए जनवरी के लिए केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको 11th भी रिवाइज करनी है इस टाइम पे और 12th भी रिवाइज करनी है। अब 12th तो आप लोग बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 11th जो है वो आप पढ़ के भूल चुके हैं और आप इस टाइम पे बस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को 11th को भी और 12th को भी मैनेज करना है। और हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, तो उन पे आपको फोकस कम करना है ताकि एटलीस्ट आप अपने जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको अच्छे से कर सके और उनसे आप अच्छा स्कोर कर सके। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि हर चैप्टर से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और जिनसे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिकल के लिए बात करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमारा आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारे कुछ टॉपिक है जिनसे हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो टॉपिक्स कौन से हैं? एक तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, एक तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है मोलारिटी, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इनके रिलेशंस और इनकी एप्लीकेशंस कि डाइल्यूशन करने पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आपको जरूर पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि एलआर। एलआर का टॉपिक आपका बाकी टॉपिक में भी एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो अगर आपको लिमिटिंग रीजन के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपके बाकी क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। तो एक लिमिटिंग रीजन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके केस में आपको मोल कंसेप्ट के बारे में तो ध्यान ही रखना है, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपकी बैकबोन है फिजिकल केमिस्ट्री की। आपको वो ही नहीं आता तो आप बाकी के जो चैप्टर्स है इक्विलिब्रियम, केमिकल, आयनिक, इन सबके क्वेश्चंस भी गलत कर देंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मेनली ये 3 टॉपिक है मेरे पास जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक्स है हमारे परसेंटेज प्योरिटी या मिक्सचर एनालिसिस वगैरह, उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो उन पे आपको फोकस नहीं करना। उसके अलावा एक हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, अगर आपको वो समझ आ गई तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेनली आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका बोर मॉडल, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और फोर्थ है आपके क्वांटम नंबर्स। इन चारों टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। बाकी जो आपके छोटे मोटे टॉपिक्स हैं लाइक जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। मेनली इनमें से आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाले टॉपिक पे फोकस करना है। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन को घुमा के दे देगा और उससे फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग गैसियस स्टेट पे। अब गैसियस स्टेट की अगर मैं बात करूं तो गैसियस स्टेट के केस में आप लोगों को एक तो आपकी जितनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती है, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनके बारे में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूलेस को याद रखना हमेशा। इनके फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं गैसियस स्टेट के बारे में, तो गैसियस स्टेट में आपको वंडर वॉल इक्वेशन, जो आपकी वंडर वॉल इक्वेशन है, और मेनली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पूछा जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इवन इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ही पूछे जाते हैं। और फोर्थ, अगर मैं बात करूं तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन, जो डिफरेंट टेम्परेचर का मतलब जो आइडियल गैस लॉज है और आइडियल गैस इक्वेशन, और उसके साथ साथ डाल्टन्स लॉ आपका सॉल्यूशंस में भी काम आता है, तो इस डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गैसियस स्टेट के केस में ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे क्वेश्चंस हर बारी पूछा जाता है, जिसमें मेनली याद रखना कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार एक क्वेश्चन मैक्सवेल कर्व से भी पूछा गया था, तो मैक्सवेल कर्व को भी अगर आप कर लेंगे और आगे चांसेस है, क्योंकि पहले नहीं पूछे गए लेकिन इस बार जेईई मेंस में जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैक्सवेल कर्व से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो मैक्सवेल कर्व के बारे में भी अगर आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे बहुत चांसेस है कि 2020 में वो आप उससे क्वेश्चंस पूछ ले। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम में हमारे 2 होंगे, केमिकल और आयनिक। केमिकल में मेनली आपको ली चार्टले प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है कि आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम में आपको रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, और ली चार्टलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ पे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में आपको बफर सॉल्यूशन और
बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन दोनों टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो केमिकल में मेनली आपको ली चार्टली प्रिंसिपल और रिएक्शन क्वेश्चन के क्वेश्चंस कि रिएक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। आयनिक में आपको बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हर टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी वो आपसे स्पॉन्टेनिटी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी वो आपके स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को जैसे हम इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका मेनली टॉपिक स्पॉन्टेनिटी पे आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को यानी कि डेल्टा जी नॉट को आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में हेसेस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको किसी भी रिएक्शन के बारे में आपकी उसकी क्या बतानी होगी, एंथैल्पी बतानी होगी, और आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस होगी। तो हेसेस लॉ से हम उस फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी निकालते हैं। तो हेसेस लॉ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेनली बस आपको रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो उसके बारे में पढ़ना है या फिर बैलेंसिंग के बारे में पढ़ लेना है। और बैलेंसिंग में अभी आपके दो मेथड्स होते हैं, कोई भी एक मेथड कर लेना जो आपको इजी लगता हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बस ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में मेनली आपके जो कि अगर आपको फॉर्मूला बताना हो कंपाउंड का, आपको वो बोले कि इसके इतने नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है या फिर एज लेंथ पे प्रेजेंट है, वो आपसे पूछेगा कि फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। और उसके बाद जो आपके यहाँ पे जो आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैटिसेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस है आपके पास 14 ब्रेवियस लैटिसेस, उनकी जो डायमेंशंस है उनसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और जो डेंसिटी आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ZM/A3NA, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पे सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस में तो आपको वैन हॉफ फैक्टर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो है ही। सॉल्यूशंस जो है एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक है, और हमेशा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली आपको पढ़ना है नर्स्ट इक्वेशंस, और नर्स्ट इक्वेशन के बाद आपको पढ़ना है फैराडेज लॉ। ये जो दो टॉपिक्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपके बाकी के लॉस बचते हैं, कोहलार्स लॉ, और जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के जो क्वेश्चंस करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेनली आपको क्या पढ़ना है इसमें, नर्स्ट इक्वेशन और फैराडेज लॉ, और जो आपके मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग उसके बारे में। उसके बाद मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। उसके ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेगा, उससे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक्स पे। उसके बाद हाफ लाइफ पे, और आपकी जो रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मेनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट इक्वेशन है और जो आपकी हाफ लाइफ है, उनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आती हूं मैं इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक में देखो पीरियोडिसिटी में तो बस आपको ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियाई कैसे चेंज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि हम बॉन्ड, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूं तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे जेईई मेंस में, और पहले भी पूछे जा चुके हैं। और उसके अलावा जो आपकी VSEPR थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी है, उससे शेप्स जो हम लोग बताते हैं डिफरेंट स्पीशीज की, उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो SP ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें रिएक्शंस का तो कोई भी एंड नहीं है। तो इनमें मेनली अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं होती, समझ नहीं आती, तो मेनली कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, तो S and P ब्लॉक्स में आपको जो
स्ट्रक्चर्स है, जो आपके ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स है, लाइक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इन सब के स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड्स, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स है, और एस ब्लॉक के अंदर जो मेरे बोरोन के हैलाइड्स के स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के स्ट्रक्चर है, बोराजीन है, इन सब के बारे में मेनली आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा जो इनकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, लाइक अगर हाइड्राइड्स की बात करूँ तो अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रही हूँ तो हाइड्राइड्स में कैसा ट्रेंड होगा, इनकी स्टेबिलिटी में कैसा ट्रेंड होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होगा, उन सब के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसमें मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हार्डनेस के ऊपर, कि वाटर की हार्डनेस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। तो हाइड्रोजन के केस में मेनली वो आपसे हार्डनेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेटलर्जी के बारे में, तो मेटलर्जी में तो कौन सा और मतलब कौन सा एलिमेंट, उसका और क्या है, तो बेसिक सी चीजें मेटलर्जी के बारे में पढ़नी है। लेकिन जो हमारे प्रोसेस है उसमें मेटलर्जी के एक्सट्रैक्शन के वो बहुत ही बड़े हैं, तो मेटलर्जी में बस इतना भी अगर आप याद कर ले कि और मतलब कौन सा एलिमेंट है उसका और क्या है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसमें बस तो वही है आपका क्या, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शंस, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। दूसरा, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बारी, इवन मैग्नेटिक मूवमेंट पे कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में जो आपकी नेमिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग है, उन पे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। नेमिंग के अलावा जो उनके आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड और मेन है आपका क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही हम लोग बताते हैं कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके अंदर आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन में, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग मेनली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इनकी शेप्स के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में जीओसी में बेसिक से टॉपिक है आपके पास। जीओसी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन एन की स्टेबिलिटी, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म थे कि स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करो, कन्फर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कन्फर्मेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो ये बिल्कुल बेस है, आपको यही नहीं पता होगा कि रिएक्शन कैसे होगी, अटैक कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, तो इनसे रिलेटेड जो बेसिक से क्वेश्चन है जो आगे आपके यूज होते हैं, जो आगे आपकी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, वो भी गलत हो जाएंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको सबसे ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान देना है, और रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि इनकी जब आगे एप्लीकेशंस आती है कि यहाँ पे अटैक क्यों हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, वो फिर आगे दिक्कत करती है। तो इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको अच्छे से करना है। SN1, SN2, E1, E2 ये चारों ही मेनली आपकी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, और इनसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे मेरे ऑर्गेनिक के अंदर, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, अराइल हैलाइड हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, एल्कोहल, फिनोल, ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन्स हो, इनमें छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पहले आपको मैकेनिज्म सीखना है ऑर्गेनिक में, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म सीखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने के बाद क्या करो, हर चैप्टर को लो, लाइक हाइड्रोकार्बन में जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनको लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स है उनको लो, एक रिएजेंट जो है अलग से कौन सा रिएजेंट क्या करता है, उन रिएजेंट्स की अलग से लिस्ट बनाओ, चाहे वो हाइड्रोकार्बन के लिए हो, चाहे वो अल्काइल हैलाइड के लिए हो, अराइल हैलाइड के लिए हो, या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए हो। तो आप क्या करो, सारे चैप्टर्स को उठाओ, उनके अंदर जितने भी रिएजेंट्स है, कौन सा रिएजेंट रिडक्शन करता है, कौन सा ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि कौन सा हमारा रिएजेंट ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा रिडक्शन करेगा। तो ऑर्गेनिक में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैं कर लूं और बाकी का छोड़ दूं। ऑर्गेनिक तो आपको हमेशा पूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होगा, डिफरेंट स्टेप्स में रिएक्शन गिवन होगी, लाइक फर्स्ट हम ये ऐड कर रहे हैं, सेकंड हम ये ऐड कर रहे हैं, थर्ड हम ये ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबको पढ़ना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक में मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कर लो और कौन सा
छोड़ दो। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, रीमर टीमैन, नेम रिएक्शन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको नेम रिएक्शन तो करनी ही करनी है। और एल्डोल कंडेंसेशन में लाइक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में जो डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबिलिटीज होती है कि 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, यहाँ पे अटैक करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में से 6 मेंबर्ड को मैं प्रेफर करूंगी। जो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उन नेम रिएक्शन से, वो आपको जरूरी करने हैं, ठीक है। बाकी मैं ऑर्गेनिक में ये नहीं बता सकती कि कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कौन से नहीं छोड़ सकते। फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में फिर भी हम कर सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर लूं और बाकी के जो टॉपिक है मैं वो छोड़ दूं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, हमेशा पढ़ते टाइम रिएजेंट्स के बारे में एक लिस्ट बना लो कि ये रिएजेंट ये करता है, ये रिएजेंट ये करता है, ठीक है। और कई बार जो रूल्स होते हैं, लाइक कभी कभी रिएक्शन में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, कभी एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होता है, कभी सेटजेफ प्रोडक्ट बनता है, कभी हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, तो अलग अलग रिएक्शंस को भी लिस्ट बना के देख लो कि इसमें हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट बनता है, इसमें हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो ऑर्गेनिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ दो, जो आप बोलो कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ये नहीं आता। ऑर्गेनिक में हमेशा आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो आपको पहचानने ही पहचानने हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चाहे मेरा एल्डिहाइड कीटोन्स हो, चाहे मेरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, अब पॉलीमर जो एक टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है। कुछ गिने चुने पॉलीमर्स है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। उनके टाइप्स एडिशन होगा, कंडेंसेशन होगा, या फिर जो मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स है कि इनका मोनोमर बताओ, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, पीएचबीवी, इन सब के, ठीक है। तो पॉलीमर जो टॉपिक है बहुत ही कन्फाइंड टॉपिक है, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल्स में जो आपकी ग्लूकोज की रिएक्शंस है कि जब मैं इसमें नाइट्रिक एसिड डालूंगी तो क्या होगा, HI डालूंगी, वो रिएक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शंस आपको करनी है। इसमें आपको जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है, लाइक लैक्टोज का है, सुक्रोज, इनके जो स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में पढ़ना है। और इस बार आपसे जेईई मेंस 2019 में अमीनो एसिड्स पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो अमीनो एसिड्स की आपको डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है, अमीनो एसिड एक ऐसा टॉपिक है जिससे इस बार जेईई ने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। तो बायोमोलिक्यूल्स के केस में आपको वो रिएक्शंस करनी है और जो स्ट्रक्चर्स है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में पढ़ना है। बाकी जो बेसिक सी चीजें हैं, डीएनए, आरएनए, ये तो बेसिक सी बातें हैं जो एनसीईआरटी से कभी कभी वो पूछ लेता है। अब बच्चा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के केस पे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के केस में ये एक ऐसा टॉपिक है अगर आपने इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। यानी कि इस चैप्टर के लिए आपको बस एनसीईआरटी रीड करनी है। इसके लिए भी मैं नहीं कह सकती कि आप ये पढ़ो और ये छोड़ दो, क्योंकि अगर एनसीईआरटी से किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी एग्जांपल उठा लेगा और पूछेगा बताओ क्या ये एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, ये किस चीज का टाइप है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सिर्फ आपको एनसीईआरटी के साथ स्ट्रिक्ट रहना है और पूरी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, ताकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली बता सके। अब यहाँ पे एक चैप्टर बच गया मेरा फिजिकल का, क्या, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के केस में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सरफेस केमिस्ट्री के केस में जो आपके आइसोथर्म है, लैंगमेयर आइसोथर्म, जो आपका फ्रेंडलिच आइसोथर्म है, मेनली जो आपके आइसोथर्म्स है उन पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उनके प्लॉट्स पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा, हार्डी-स्कूल्स रूल पे क्वेश्चन पूछा था कि किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। तो हार्डी-स्कूल्स रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अगर आपको कई बार क्या होता है कि हम जो अच्छे टॉपिक्स नहीं होते उनको उठा के बैठ जाते हैं और उन पे पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो अभी जो आपके पास 2 मंथ्स है उनमें इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जो अब यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग सब कवर करेंगे। इन टॉपिक्स के अलावा जो बाकी के टॉपिक्स है उनको भी कवर अप करेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है और जो क्वेश्चंस है उनके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, और आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।